नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हिस्ट्री के इस सेशन में। तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th के हिस्ट्री का 3rd चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो हम लोगों ने 2 पार्ट मतलब इस चैप्टर का 2 वीडियो हम लोगों ने देखा था। तो ये 3rd वीडियो है। इसमें हम लोग जानेंगे नाजिज वर्ल्ड व्यू और इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो देखते हैं, मतलब ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले नाजिज्म वर्ल्ड व्यू, यानी कि संसार को नाजी किस तरीके से देखते थे, जो कि हिटलर की पार्टी थी नाजीज, वो किस तरीके से देखती थी। तो नाजी का जो अपराध था लोगों के प्रति, वो जुड़ा हुआ था उनके विश्वास से। कैसा वो विश्वास था और किस तरीके से वो मतलब बहुत सारे जो क्रियाकलाप थे उनसे जुड़ा हुआ था उनका ये क्राइम्स। नाजी का विचार क्या था, तो वो हिटलर का जो व्यू था वर्ल्ड को देखने का, उसी का पर्याय था नाजियों का विचार। और इसके अकॉर्डिंग जो लोग हैं वो कभी भी समान नहीं हो सकते हैं, इक्वल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो जो हैं वो जाति आधारित उनमें अंतर होती है, ऐसा हिटलर का मानना था। और जो भी हिटलर के मानने वाले थे नाजीज, उनके हिसाब से जो लोग होते थे, यानी कि जो जर्मन होते थे, जर्मन आर्यन, वो किस तरीके के होते थे, तो सुनहरे रंगों के होते थे, उनकी आंखें नीली होती थी और उन्हीं को नॉर्डिक जर्मन आर्यन कहा जाता था। और उनको समाज में ऊंचा दर्जा दिया जाता था, किसके, तो नाजीज के समाज में। जबकि यानी कि जो यहूदी थे उनको सबसे निचले पायदान पे रखा जाता था। और जो एंटी रेस यानी कि जाति में और भी जो लोग आते थे, जैसे कि उनको क्या माना जाता था, आर्क इनेमीज ऑफ आर्यन, यानी कि उनके जाति के वो लोग नहीं थे। जो यहूदी थे उनको जाना जाता था कि उनके जाति से संबंधित नहीं हैं, उनके दुश्मन हैं। और जो भी बाकी जो लोग थे, जो कलर्ड लोग थे, दूसरे दूसरे रंग के लोग, उनको भी बांटा जाता था। तो किसके आधार पे, तो उनके एक्सटर्नल फीचर्स, यानी कि किस तरीके का उनका वो दिख रहे हैं, उसके आधार पर उनको बांटा जाता था। जिस तरीके से वो दिखते थे तो उनके एक्सटर्नल फीचर्स के आधार पर उनको बांटा जाता था। हिटलर क्या किया था कि जो रेसिज्म का जो उसका जातिगत जो बंटवारा था, लोगों को जाति के आधार पर बांटना, वो कहाँ से वो लाया था, तो कुछ थिंकर्स थे, कुछ जो लोग थे, महान दार्शनिक जो लोग थे, उनके सिद्धांतों को ये गलत तरीके से समझ करके वहीं से लाया था। जैसे कि चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांतों को इसने गलत तरीके से समझ लिया था और वही सिद्धांत यहाँ लोगों पर अपनाता था। डार्विन जो थे वो नेचुरल साइंटिस्ट थे, यानी कि प्रकृति के वो साइंटिस्ट थे। वो क्या एक्सप्लेन करते हैं, तो वो एक्सप्लेन करते हैं किस तरीके से प्लांट्स बने हैं, कैसे एनिमल्स बने हैं और कैसे उनमें इवोल्यूशन होता है, मतलब समय के साथ कैसे उनमें बदलाव आता है। इन सभी चीज़ों को डार्विन ने बताया था। और नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि प्राकृतिक आधार पर उनको कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और हर्बर्ट स्पेंसर बाद में क्या किया कि उन्होंने अपना विचार, मतलब जो डार्विन के विचार थे उसी में अपना विचार रखा और वो बताया कि ये जो विचार हैं वो सबसे उत्तम है। अगर पृथ्वी पर किसी को सर्वाइव करना है तो सबसे उत्तम यही विचार है, यानी कि यहाँ पे इवॉल्व करते रहना पड़ेगा, अपने अंदर जो बदलाव है वो लाते रहना पड़ेगा, तभी यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। और इस आइडिया यानी इस विचार के हिसाब से केवल वही स्पीसीज, यानी वही प्रजाति इस अर्थ पे रह सकते हैं जो कि अपने अंदर एडेप्टेशन ला सकें, अपने अंदर बदलाव ला सकें। किन किन कारणों से बदलाव उनके अंदर लाना होगा, तो क्योंकि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जलवायु जो है वो परिवर्तित हो रहा है, तो उनको भी उसके अनुसार ढलना होगा, तभी वो पृथ्वी पे रह सकते हैं। और हमें डार्विन के सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि उन्होंने कभी भी ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी कि मनुष्य के जीवन में हस्तक्षेप का वकालत उन्होंने कभी भी नहीं किया था। वो केवल नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन की बात करते थे और उसी की बात को सोचते थे। लेकिन हिटलर ने उनके सिद्धांतों को दूसरे तरीके से समझ लिया था। जबकि इनका आइडिया जो था, बहुत सारे जो रेसिस्ट थे, यानी कि वैसे लोग जो जातिगत भेदभाव करते थे, वैसे सोचने वाले या फिर पॉलिटिशियन थे, वो करते क्या थे कि उनके विचारों को उन लोगों पर थोपते थे जिनका कि उन्होंने जिन पर कब्जा कर रखा है और वहाँ पे इंपेरियल रूल स्थापित करते थे। नाजी का जो आर्गुमेंट था, जो कथन था, वो बिल्कुल साधारण था, यानी कि जाति में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा वही बस जिंदा रहेगा और जो वीक हैं, जो कमज़ोर हैं, वो नहीं जिंदा रहेंगे, उनका नाश हो जाएगा। आर्यन का जो जाति था, मतलब कि जो वहाँ के
प्योर आर्यन जो माना जाता था, जर्मन नोमैडिक आर्यन को, उसी को नाजी मानते थे कि सबसे अच्छे हैं, और उनका जो प्यूरिटी है, मतलब जो शुद्धता है, वो बना रहे और वो और स्ट्रांग हो और संसार में उनका आधिपत्य काबिज हो। दूसरा एस्पेक्ट क्या था हिटलर के विचारों का? दूसरा एस्पेक्ट तो ये रिलेटेड था जियोपॉलिटिकल से, यानी कि भू राजनीतिक से जुड़ा हुआ था। और वो कंसेप्ट किस चीज का कंसेप्ट रखता था? तो जियोपॉलिटिकल कंसेप्ट ऑफ लेवेनस्ट्रॉम। इसके अंतर्गत होता क्या है कि अपना जो क्षेत्र है अपने कंट्री का, उस क्षेत्र को बढ़ाना, ताकि जिस तरीके से लोगों का जनसंख्या बढ़ रहा है वो उनको रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिल पाए, या फिर उसी को लिविंग प्लेस कहा गया। उनका मानना था कि नए टेरिटरी जो हैं उनको क्या किया जाए कि कंक्योर्ड किया जाए, मतलब अपने अंदर अधिग्रहित किया जाए, जिससे कि उनका जो सेटलमेंट है यानी कि रहने का जो जगह है वो आसानी से मतलब मिल पाए, अच्छे से वो लोग ज़्यादा जगहों पे रह पाएँ क्योंकि ज़्यादा एरिया होगा। उनका और भी मानना था नाजिम का कि जो उनका जो मदर कंट्री है उसके एरिया को बढ़ाया जाए, जबकि वहाँ के जो सेटलर्स थे, नए लैंड के जो सेटलर होंगे, जो रहने वाले, उनका वहाँ से लिंक तो रहेगा ही, तो वो वहाँ से लिंक बनाएं और जो जहाँ से मतलब कि जिस ओरिजिन से वो लोग संबंधित हैं वहाँ से दूसरे लोग भी लिंक बनाएं। वो क्या करते थे कि मटेरियल रिसोर्स को, मतलब वहाँ के जो स्रोत थे उनको बढ़ाने के लिए भी वो लोग चाहते थे, ताकि जो जर्मनी का जो पावर है वो बढ़े, उसमें ग्रोथ आए। हिटलर का इंटेंट था कि जर्मनी के बाउंड्रीज को किसी तरीके से एक्सटेंड करें, और इस कारण से वो पूर्व की ओर बढ़ते जा रहे थे। और जितना भी जर्मन जियोग्राफी था, मतलब जियोग्राफिकल जो भी रिसोर्स थे, उन सबको वो एक जगह कंसंट्रेट करना चाहते थे, एक जगह एकत्रित करना चाहते थे। और जो कंक्यूरिंग था, मतलब दूसरे देश पर आक्रमण करना, उसको अपने अंदर शामिल करना, इसका एक्सपेरिमेंट यानी कि लेबोरेटरी उनका क्या बना? तो पोलैंड पे ही सबसे पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, यानी सबसे पहले पोलैंड पर ही अधिग्रहण जमाया था। अब किस तरीके से रेशियल स्टेट यानी कि जातिगत साम्राज्य का, या बोला जाए कि राज्य या फिर कंट्री का किस तरीके से स्थापना हुआ? तो जब पावर में नाजी आ गए तो सबसे पहले मतलब शुरुआत में ही उन्होंने जो सपना देखा था वो लोगों पर थोपना शुरू कर दिया, और जो भी समाज था उसको एक रेशियल यानी जातिगत समाज बनाना उन्होंने शुरू कर दिया, जो कि प्योर जर्मन हो, जिनमें और फिजिकली मतलब इलिमिनेट हटाना शुरू कर दिया उन लोगों को जो जिन्हें वो अनडिजराइबल लगते थे, मतलब उन्हें जो लोग अनडिजराइबल लगते थे, मतलब जिनका रहना नहीं चाहते थे, मतलब वो नहीं चाहते थे कि वो लोग यहाँ रहें, उनको हटाना शुरू कर दिए और अपना जो साम्राज्य था उसको भी बढ़ाना शुरू कर दिए। नाजी चाहते थे कि जो सोसाइटी उनका समाज हो वो प्योर और हेल्दी नॉर्डिक आर्यन का हो, मतलब प्योर तो हो ही और हेल्दी आर्यन भी हो, वैसा नहीं कि जो कि हेल्दी नहीं हो, और जिनको वो लोग डिजायरेबल कहते थे, यानी कि केवल प्योर और हेल्दी नॉर्डिक आर्यन को ही केवल वो डिजायरेबल कहते थे। और वही वो लोग चाहते थे कि केवल वही लोग हैं जो कि प्रॉस्पेरिंग होंगे, यानी सुखी संपन्न होंगे और मल्टीप्लाइंग करेंगे दूसरों के साथ, मतलब और दूसरे जो लोग थे उनको वो लोग क्या मानते थे कि अनडिजायरेबल मानते थे, यानी कि उनको वो पसंद नहीं करते थे। तो इसका मतलब हुआ कि जो जर्मन जो कि इम्प्योर थे या फिर एबनॉर्मल थे, किसी तरीके से शारीरिक उनमें कमी थी, उनको वहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं था। और एक इंथोसिया प्रोग्राम का उन्होंने शुरुआत किया था, और हेलमुथ के जो पिता थे वो भी बाकी नाजियों के साथ मिल करके और बहुत सारे लोगों को मार दिया करते थे, बहुत सारे जर्मन्स को जिनको कि कंसीडर किया जाता था कि दिमागी या फिर फिजिकली रूप से जो अनफिट हैं उनको हेलमुथ के पिता मार देते थे। और ज्यूइश जो था वो केवल एक लौता कम्युनिटी नहीं था, ये यहूदियों का केवल एक लौता कम्युनिटी समुदाय नहीं था जिसको कि उन्होंने लोग अनडिजराइबल मानते थे। बहुत सारे दूसरे भी थे, जैसे कि बहुत सारे गिप्सीज कम्युनिटीज़ थी, वहाँ रहने वाले जो अश्वेत लोग थे जो नाजी जर्मनी में रहते थे, उन सबको रेशियल मतलब जातिगत पिछड़ा माना जाता था, और उनको बोला जाता था कि ये जो हैं वो मतलब इन पर शासन करेंगे कौन? तो सुपीरियर आर्यन, जो सुपीरियर आर्यन जाति के जो लोग हैं वो लोग, क्योंकि ये वो बायोलॉजिकली प्योर थे, ऐसा वो लोग मानते थे। अब इन लोगों को क्या किया जाता था कि बहुत हद तक सताया जाता था, हमेशा
अब जो रसियन और पोल्स थे, मतलब इनको सताया तो जाता था, रसियन और पोल्स को सब ह्यूमन माना जाता था, यानी कि अमानव, और उनके साथ इसी तरीके से अमानवीय व्यवहार किया जाता था। जब जर्मनी ने पोलैंड पर कब्जा किया और क्या किया कि कुछ रसिया के भाग पर भी कब्जा कर लिया था, तो जितने भी वहाँ के जो सिविलियंस थे, जो नागरिक थे, उनको बंधुआ मजदूर, मतलब एक तरीके से गुलाम वाला मजदूर बना दिया गया और उनमें से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। किस कारण से? तो उन्हें बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम कराया जाता था नाजीज के द्वारा और भूख के कारण वो लोग मर गए, उनको खाना भी समय से नहीं दिया जाता था। अब जो यहूदी थे वो सबसे ज़्यादा नाजी जर्मनी में सबसे ज़्यादा प्रभावित वही लोग थे। नाजी जो थे उन पर हेटेड करते थे, मतलब उन पर उनको हेट करते थे। किनको? तो ज्यूइश को, जो भी यहूदी थे। और उनका ट्रेडिशनल क्रिश्चियनिटी, मतलब शुरू में क्या था कि उनको होस्ट करते थे, मतलब होस्टाइल थे, उनको यहाँ पे लाए थे ज्यूइश को, यहूदियों को, लेकिन बाद में वो उनका विरोध करना शुरू कर दिए। वो लोग करते क्या थे कि मानते थे कि ये सब जो हैं वो रूढ़िवादी हैं और इन्हीं के कारण क्रिस्ट की मृत्यु हुई है, और इनको वो लोग और क्या तो सूदखोर कहते थे, यहूदियों को ये सूदखोर कहते थे। और जब तक मिडिवियल टाइम रहा, यानी कि मध्यकालीन इतिहास, तब तक यहूदियों के पास अपना ज़मीन नहीं था, वहाँ पे जर्मनी में उनका अपना ज़मीन नहीं था। वो व्यापार कर कर जिंदा रहते थे या फिर पैसे कर्ज दे करके जिंदा रहते थे, किसी तरीके से अपना जीविकोपार्जन करते थे। और वो उनका रहने का भी जो जगह था वो स्पेशल एरिया था जिसको गेटोज कहा जाता है, मतलब एक तरीके का बस्ती, लंबी लंबी ऊंची ऊंची दीवारों वाली बस्ती थी जहाँ उन लोगों को रखा जाता था और उन्हें हमेशा सताया जाता था। मतलब पीरियोडिक वायलेंस उनके लिए ऑर्गेनाइज किया जाता था, मतलब हिंसा उन पर किया जाता था और ज़मीन से भी उनको निकाल दिया जाता था अगर किसी ज़मीन में वो गए हुए हैं। जबकि हिटलर जो था वो यहूदियों को क्यों घृणा करता था? तो एक झूठी वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पे, जो झूठी वैज्ञानिक सिद्धांत था जाति के आधार पे, उसके कारण वो उन लोगों को, जो यहूदी थे, उनको उनसे घृणा करता था। और उनको उनके पास जो यहूदी थे उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। वो अगर चाहते भी तो अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर सकते थे, यानी कि अपने आप को नोमैडिक जर्मन में कन्वर्ट नहीं कर सकते थे। केवल एक ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था, उनका पूर्ण अंत, यानी कि टोटल इलिमिनेशन, पूरी तरीके से यहूदी खत्म हो जाए तभी उनके समस्या का समापन होता। अब क्या हुआ कि 1933 से 1938 के बीच में नाजी का जो आतंक था वो बढ़ गया और जितने भी यहूदी थे वो कंगाल हो गए और कंगाल होने के साथ उनको अलग कर दिया गया और उनको शहर, जो देश था, उसको छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो अगला फेज 1939 से 1945 में जिसमें किया क्या गया कि जितने भी यहूदी थे उनको एक जगह पे कंसंट्रेट, मतलब एक एरिया में रख दिया गया और उसके बाद उनको पोलैंड में जो गैस चैम्बर बनाया गया था उसमें डाल करके बहुत सारे यहूदियों को मार दिया गया। अब जातिगत यूटोपिया के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जब वार चल रहा था तो वार के छाया में नाजी जो थे वो अपना मर्डरस और रेशियल आइडिया को प्रोसीड कर रहे थे, मतलब जो खूनी और जातिगत उनका जो विचार था उसको वो आगे बढ़ाते जा रहे थे। अब जो जनसंहार था, जीनोसाइड था और वार था, वो एक ही सिक्का का दो पहलू था। उन्होंने किया क्या कि जो पोलैंड को वो लोग हथिया करके रखे हुए थे उसको दो भागों में बांट दिया, जिनमें से बहुत सारे जो नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड थे वहाँ पे जर्मनी का पूरी तरीके से कब्जा था और पोल्स जो वहाँ पे रहने वाले जो पोलैंड के निवासी थे उनको वहाँ से भगा दिया गया। अपने घर छोड़ करके, अपने प्रॉपर्टी छोड़ करके वो लोग भाग गए और जो भी इथनिक जर्मन थे वो उन सभी पर अपना हथिया लिए, उन सभी जगहों को। अब जो पोल्स थे वो इधर उधर मवेशियों की तरह भटक रहे थे और वो लोग कहाँ जाने को मजबूर हो गए? तो दूसरा पार्ट जो पोलैंड का था जिसका नाम जनरल गवर्नमेंट रखा गया था वहाँ, और यही जो था डेस्टिनेशन था। बहुत सारे जो अनडिजरेबल लोग थे उस एम्पायर के, यानी कि जो नाजी एम्पायर के जो अनडिजरेबल लोग थे वो वहीं पे जर्मन जनरल गवर्नमेंट जो जगह था वहाँ पे जा कर के रहते थे।
अब जो भी पॉलिश बुद्धिमान जो लोग थे उनको बहुत संख्या में मर्डर कर दिया जाता था, और ताकि जो भी लोग हैं बाकी के जो लोग वो चुपचाप दासों जैसा रहें, कुछ भी बोले नहीं। अब वैसे पोलिश चिल्ड्रेन जो कि आर्यन जैसा दिखते थे उनको ज़बरदस्ती छीन लिया जाता था उनके माँओं से और ले जाया जाता था रेस एक्सपर्ट्स के, मतलब जो जाति का एक्सपर्ट्स था, जाति का जिसके पास अच्छा ज्ञान था, जो लोगों को पहचान सकता था कि हाँ ये किस जाति का है, उनके पास ले जाया जाता था। यदि वो रेस टेस्ट में पास हो जाते थे तो उनको जर्मन फैमिली को दे दिया जाता था, मतलब उनके पॉलिश के बच्चों को जर्मन फैमिलीज को दे दिया जाता था। और यदि ऐसा नहीं होता था, वो टेस्ट में फेल हो गए कि नहीं ये जर्मन नहीं है पॉलिश है, तो उनको भेज दिया जाता था अनाथालय में और अंत तक उनका नाश हो जाता था, मतलब अधिकतर उनमें से मारे जाते थे। और बहुत सारे जो लोग जो गेटोज में, यानी कि जो बस्ती उनके लिए बनाई गई थी लंबी लंबी ऊंची ऊंची दीवारों वाली, उसमें या फिर गैस चैम्बर और जनरल गवर्नमेंट जो था उनके लिए किलिंग फील्ड, यानी कि यहूदियों के लिए वो मृत्यु का एक मैदान की तरह कार्य कर रहा था। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है एक ट्रेन है, फ्राइट कार्स है, जो कि यहूदियों को डेथ चैम्बर्स तक ले जाता है। और बहुत सारे स्टेप्स हैं डेथ के जो हिटलर थे, जो नाजीज थे, वो बहुत सारे स्टेप्स अपनाते थे लोगों को मारने के लिए। अब नाजी के जर्मनी में युवाओं का क्या स्थिति था तो ये देखना है। तो हिटलर जो था वो बहुत ही प्रभावित था किससे, तो वहाँ के यूथ से, जो कंट्री के यूथ से उनसे प्रभावित था, उसका महसूस करना था, मतलब वो फील करता था, महसूस कैसा करता था कि नाजी सोसाइटी तभी स्ट्रांग बन सकती है जब बच्चों को नाजी का विचार पढ़ाया जाएगा। और वो चाहता था कि बच्चों पर उसका कंट्रोल हो, स्कूल के अंदर भी और स्कूल के बाहर भी। तो अब क्या होता था, नाजी के अंडर में जो स्कूल था उस स्कूलों में तो सभी स्कूलों को क्लींस्ड और प्यूरिफाइड कर दिया गया। मतलब क्लींस और प्यूरिफाइड का मतलब साफ सफाई वहाँ नहीं हुआ, मतलब वैसे जो भी टीचर जो यहूदी थे या फिर पॉलिटिकली जो अनरिलायबल देखे जाते थे, जो कि अयोग्य मानते थे नाजीज्म जिनको, उनको डिसमिस कर दिया गया। बच्चों को अलग अलग कर दिया गया। जर्मन और जोइस जो मतलब यहूदी थे वो एक साथ नहीं बैठ सकते थे, ना ही एक साथ खेल सकते थे। और जो भी अनडिजरेबल चिल्ड्रंस थे, जैसे कि यहूदी हो गए या फिर जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं या फिर जिप्सी हैं, उनको स्कूल से बाहर फेंक दिया गया और अंत तक 1940 में उनको गैस चैम्बर में डाल दिया गया। अब जो गुड जर्मन बच्चे थे उनको अब नाजी का जो शिक्षा था वो प्रोवाइड कराया गया और बहुत लंबा उनको ट्रेनिंग दिया गया, मतलब नाजी का जो विचार था उनका ट्रेनिंग दिया गया। स्कूल टेक्स्ट बुक को फिर से लिखा गया और उसमें एक नया रेशियल साइंस यानी कि जातिगत विज्ञान को उसमें डाला गया, जो कि क्या करता था तो नाजी के विचारों को, मतलब जातिगत जो नाजी का विचार था उसको लोगों को बताता था। जो भी रूढ़िवादी लोग थे, जो यहूदी थे, वो अभी भी मैथ क्लासेज में वो पॉपुलर थे। अब चिल्ड्रन को सिखाया जाता था कि वो किस तरीके से लॉयल बने, सब मैसिव बने, यहूदियों का हेट करें, मतलब उनको घृणा करें और हिटलर की पूजा करें, ऐसा बच्चों को सिखाया जाता था। और जब स्पोर्ट्स भी होता था, स्पोर्ट्स का जब फंक्शन होता था तो बच्चों के अंदर हिंसा का भावना ही जगाया जाता था, उनको एग्रेसिव बनाया जाता था। और हिटलर का मानना था कि बॉक्सिंग जो है वो बच्चों को क्या करेगा कि आयरन हार्टेड बनाएगा, स्ट्रांग बनाएगा और मैस्कुलिन बनाएगा, इसलिए उन्हें बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती थी। अब जो यंग ऑर्गेनाइजेशन, यूथ ऑर्गेनाइजेशन था, वो जिम्मेवार था कि जितने भी जर्मन यूथ हैं उनको एजुकेट करें, उनको पढ़ाए और उनके अंदर, उनके हृदय में नेशनल सोशलिज्म की भावना जगाए। जो बच्चे 10 साल के ही होते थे उनको जंगल वॉल्क में इंटर करा दिया जाता था, प्रवेश दे दिया जाता था और 14 साल के होने पर नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हिटलर यूथ जिसका नाम था उसमें उनको शामिल कर दिया जाता था और उन्हें सिखाया जाता था कि किस तरीके से युद्ध की पूजा करना है। उनके अंदर एग्रेशन भर दिया जाता था, वायलेंस और डेमोक्रेसी के प्रति उनके अंदर नफरत, और यहूदियों के प्रति जो कम्युनिस्ट थे, जिप्सीज थे और जितने भी लोग जिनको कि अनडिजराइबल लोग मानते थे, नाजी मानते थे, उनके प्रति घृणा बच्चों के अंदर पैदा कर दी जाती थी। और जब ये पीरियड जो था
वो क्या हुआ कि लेबर सर्विस मतलब जब वो और बढ़े, मतलब 14 साल के बाद ये जो समाप्त हो जाता था आइडियोलॉजी और फिजिकल ट्रेनिंग का काम, तो लेबर सर्विस को उन्हें ज्वाइन कराया जाता था 18 साल के उम्र में, और तब उनको फिर से लेबर सर्विसेज के बाद आर्म फोर्सेज में सेवा करने का मौका मिलता था, और आर्म फोर्सेज में सेवा करने के बाद उनको नाजी के किसी संगठन में प्रवेश मिल जाता था। अब जो भी यूथ लीग थे नाजी के, वो फाउंड किए गए, कब बनाए गए, तो 1922 में, और 4 साल बाद उसका नाम बदल करके हिटलर यूथ रख दिया गया। अब यूथ मूवमेंट में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे थे नाजी के कंट्रोल में, लेकिन वैसे दूसरे यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो जिनको कि या तो नाजी का जो यूथ हिटलर यूथ था उसमें मिला दिया गया, और जो लोग नहीं मिले उनको फाइनली बैन कर दिया गया कि ये सारे यूथ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ नहीं चलेंगे। अब देख सकते हैं कि जंगल वॉर क्या था कि नाजी यूथ ग्रुप था 14 साल तक के से नीचे के बच्चों के लिए। अब आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से नाजी का जो मदरहुड पे यानी मातृत्व पे किस तरीके से उसका पंथ था, किस तरीके से उसका मत था, वो मातृत्व को कैसा मानता था। तो बच्चे जो नाजी जर्मनी के थे वो उनको बार बार कहा जाता था उनकी माओ को कि वो रेडिकली डिफरेंट हैं पुरुषों से, जबकि संसार के दूसरे जगहों पर महिलाएं पुरुषों से बराबरी का अधिकार लड़ रही थी, मतलब उसके लिए वो लोग लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन नाजी के जर्मनी में इसको गलत कहा जाता था और बोला जाता था कि ये जो चीज़ है वो समाज को बर्बाद कर देगा। जबकि बच्चों को सिखाया जाता था कि वो एग्रेसिव हों, लड़कों को मैस्कुलिन हों और स्टील हार्टेड हों, जबकि लड़कियों को कहा जाता था कि वो जो हैं वो इस तरीके से अपने आप को डेवलप करें कि वो अच्छी माँ बन पाए और वो प्योर ब्लडेड आर्यन बच्चों को जन्म दें। गर्ल्स को मेंटेन मतलब उनकी जाति का प्योरिटी मेंटेन करने के लिए उनको यहूदियों से दूरी बना करके रखने को कहा जाता था कि यहूदियों से दूरी बना करके रखें और अपने घर का ध्यान दें, और अपने जो भी बच्चे हैं उनको नाजी का जो शिक्षा है उसको उनका जो मूल्य है वो सिखाएं। वैसे जो कि और उनको कहा जाता था कि आप ही हैं जो कि आर्यन कल्चर और रेस के बियरर हैं, मतलब जन्मदाता हैं, ऐसा महिलाओं को कहा जाता था। 1933 में हिटलर ने कहा था कि मेरे स्टेट में यानी मेरे राज्य में वैसे माँ जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिटीजन हैं, लेकिन नाजी के जर्मनी में सभी माँओं को बराबर का दर्जा प्राप्त नहीं था। वैसी महिलाएं जो कि अनडिजरेबल चिल्ड्रन अगर जन्म देती थी तो उनको सज़ा दिया जाता था, और वैसी महिलाएं जो कि डिजायरेबल चिल्ड्रन यानी कि जैसा वो लोग गोरे और ब्लू आइड चाहते थे बच्चे, वो अगर जिनके पैदा होते थे उनको पुरस्कार मिलता था और उनको फेवर ट्रीटमेंट भी मिलता था, हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट मिलता था और कंसेशन मिलता था। दुकानों में बहुत सारे थिएटर के टिकट में उनको कंसेशन मिलता था, रेलवे के किरायों में भी कंसेशन मिलता था उन महिलाओं को जो कि डिजायरेबल चिल्ड्रन बियर करती थी। और महिलाओं को इनकरेज करने के लिए मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वो पैदा करें, इस कारण से उनको सम्मान भी दिया जाता था, एक क्रॉस अवार्ड में दिया जाता था। तो वैसे महिलाएं जिनके कि 4 बच्चे थे उनको ब्रोंज क्रॉस, जिनके 6 बच्चे उनको सिल्वर क्रॉस और 8 या उससे अधिक बच्चों के लिए गोल्ड क्रॉस दिया जाता था। मतलब एक क्रॉस बना हुआ था जैसे क्रिश्चियन का साइन रहता है, उस टाइप का क्रॉस उनको दिया जाता था अलग अलग मेटल का। और जितने भी आर्यन वुमेन थे जो कि इस कोड को यानी प्रिस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट था उसको वो लोग नहीं मानती थी, उसको डेविएट करती थी, यानी कि किसी यहूदी से शादी कर ली या फिर कोई और दूसरे जिनको कि वो लोग प्योर नहीं मानते थे, तो उनको पब्लिकली सजा दिया जाता था। मतलब पब्लिकली उनको क्या किया जाता था कि सज़ा सुनाया जाता था, निंदा किया जाता था और बाद में उनको सज़ा भी दिया जाता था। जो कि अगर यहूदियों के कांटेक्ट में आए हैं या फिर पोलैंड के लोगों के कांटेक्ट में या रशियन के कांटेक्ट में, उनको शहर में घुमा दिया जाता था, उन महिलाओं को उनका सिर मुड़वा करके उनका चेहरा काला कर दिया जाता था और उनके गले में बहुत सारे प्लेकार्ड्स लटका दिए जाते थे जिनमें लिखा हुआ रहता था कि मैंने क्या किया है कि अपने जो राष्ट्र है, जो
नेशन है उसको अपमिश्रित किया है, यानी उसका अपमान किया है। और बहुत सारी महिलाओं को जेल भी भेज दिया जाता था, उनका जो सिविल ऑनर था वो भी वो लोग खो देती थी, और उनके साथ साथ उनके हस्बैंड्स और उनके परिवारों को भी, उन पर भी क्रिमिनल ऑफेंस यानी आपराधिक धाराएं लगा दी जाती थी। अब आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा क्या था, किस तरीके से यह कार्य करता था? तो नाजी का जो राज्य था वहाँ लैंग्वेज और मीडिया बहुत ही सावधानी, मतलब भाषा बहुत ही अच्छे से, मतलब भाषा का ख्याल रख करके किस तरीके से बातें बोली जाती थी, ताकि जो संसार के जो दूसरे पार्ट के जो लोग हैं उनको इस बात की भनक भी न लगे कि यहाँ क्या, इस जर्मनी में क्या हो रहा है। और मीडिया भी उसी तरीके से प्रचार प्रसार करती थी, और इसका मीडिया का बहुत ही ग्रेट इफेक्ट था, बहुत ही कड़ा प्रभाव था। कहाँ? तो नाजीज के जो जर्मनी थी उसमें वो क्या किए कि बहुत सारे प्रैक्टिसेस जो कि नाजीज परफॉर्म करते थे उनको उन्होंने दिखाया। तो किस तरीके से? तो वो बहुत ही चीलिंग तरीके से रहते थे। नाजी ने कभी भी किल या मर्डर वर्ड का यूज नहीं किया था। ऑफिशियल कम्युनिकेशन में वो लोग मास किलिंग को स्पेशल ट्रीटमेंट या फाइनल सॉल्यूशन के रूप में बोलते थे कि इनका स्पेशल ट्रीटमेंट कर दिया जाए या फिर फाइनल सॉल्यूशन कर दिया जाए। तो ये यहूदियों के लिए ये वर्ड यूज किया जाता था। और जो डिसेबल्ड होते थे अयोग्य, उनके लिए यूथैनेसिया यूज किया जाता था, या फिर सिलेक्शन या फिर डिसइंफेक्शन, मतलब लोगों को मारने के लिए। अब इवैक्यूएशन का मतलब क्या था उनके नज़र में? इवैक्यूएशन मतलब कि लोगों को ले जा करके और गैस चैम्बर में डाल दिया जाए। कोई लोग इवैक्यूएशन का मतलब क्या समझेगा? तो वो लोग समझेगा कि बस इस जगह को खाली करवाना है। और क्या आप जानते हैं कि गैस चैम्बर को क्या कहा जाता था? तो गैस चैम्बर को डिसइंफेक्शन एरिया कहा जाता था। और डिसइंफेक्शन एरिया मतलब कि लोगों का जो भी इन्फेक्शन हुआ है उसको डिसइंफेक्ट कर देगा। और ये जो गैस चैम्बर रहते थे वो बाथरूम जैसा दिखते थे, और उसमें एक झूठा शावर हेड भी, मतलब ऊपर से शावर लगा दिया जाता था, जैसा लोग समझे कि ये जो है वो क्या है, तो एक बाथरूम है। मीडिया जो था वो केयरफुली इस जो साम्राज्य था उसका सपोर्ट हासिल किया और संसार में इसको पॉपुलराइज किया। नाजी का जो आइडिया था वो सभी जगह फैलते गया। किस तरीके से? तो विजुअल इमेज के तरह फिल्म बनाया गया, रेडियो, पोस्टर, कैची स्लोगन और लिफलेट के द्वारा सभी जगह फैलाया गया। पोस्टर में क्या किया गया था कि वैसे ग्रुप को इनका शत्रु बताया गया था जो कि क्या हैं, तो जर्मन के वो शत्रु हैं जो कि रूढ़िवादी हैं, यानी पुराने सभ्यता के, मतलब पुराने सोचने वाले हैं। मॉक्ड और एब्यूज्ड माना गया था और इनको एक तरीके से ईविल बताया गया था। अब सोशलिस्ट और लिबरल जो थे उनको कमजोर और पृथक कर दिया गया, मतलब बिल्कुल अलग माना गया। उन पर बहुत सारे अटैक होते थे, जैसे कि वो क्या हैं, तो फॉरेन एजेंट हैं, यानी विदेशियों के वो एजेंट हैं, इसलिए उन पर बहुत ज़्यादा हमला किया जाता था। अब फिल्म का जो प्रोपेगेंडा था, तो ये उसका प्रोपेगेंडा क्या था कि लोगों के दिमाग में यहूदियों के लिए घृणा पैदा करना। और सबसे मोस्ट इनफेमस फिल्म थी द इटर्नल ज्यू, जिसमें अब होता क्या था कि जो ऑर्थोडॉक्स यहूदी थे उनको रूढ़िवादी माना जाता था, और उनको दिखाया जाता था किस तरीके से, तो उनको दिखाया जाता था कि वो जो हैं वो लंबी लंबी दाढ़ियों वाले हैं, कफ्तान पहने हुए हैं, और रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि जर्मन और जो ज्यूइश थे उनको पहचान पाना बहुत ही मुश्किल था अगर उनके बाहर का जो पहनावा देखा जाए उससे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ के समुदाय के अनुसार ढल चुके थे, खुद को बदल चुके थे। वो लोग को माना जाता था कि ये लोग क्या हैं, तो कीड़े मकोड़े हैं। यहूदियों को कीड़े मकोड़े, चूहे के जैसा माना जाता था, और उनका जो मूवमेंट्स था उनको कंपेयर किया जाता था रोडेंट्स, यानी कि जो रेंग कर चलने वाले जो जीव हैं उनके जैसा उनका मूवमेंट को बोला जाता था नाजीज्म के द्वारा। नाजीज्म जो थे वो लोगों के दिमाग के साथ खेल रहे थे, उनके इमोशन पर प्रहार कर रहे थे, और लोगों के अंदर जो भी अनडिजायरेबल लोग थे उनके प्रति घृणा और क्रोध भरा जा रहा था नाजियों के द्वारा। नाजी जो लोग थे वो बिल्कुल प्रयास कर रहे थे कि डिफरेंट सेक्शंस जो हैं पॉपुलेशन के, उनसे ये अपील किया जाए, उनको ये बताया जाए कि वो भी लोग यहूदियों से घृणा करें। उनका सोचना क्या था कि वो जो हैं वो सपोर्ट, मतलब लोगों का समर्थन जीत पाएंगे, तभी ये जो समस्या है वो समाप्त होगी। अब आगे देखते हैं। तो
तो आगे जो है वो किस तरीके से जो साधारण लोग थे उनके खिलाफ क्राइम हो रहा था, मतलब ह्यूमैनिटी के खिलाफ कैसे अपराध हो रहा था। तो किस तरीके से नाजीज्म के प्रति जो साधारण लोग थे वो रिएक्ट करते थे वो हम अब देखेंगे। तो बहुत सारे लोग सोचते थे, यानी संसार को नाजी के नज़र से ही देखते थे। बहुत सारे इस तरीके से बोलते थे जैसे वो नाजी की भाषा ही बोल रहे हैं, और वो लोग यहूदियों को घृणा करते थे। मतलब वैसे लोग जो कि या तो यहूदी जैसा दिख रहे हैं उनसे घृणा करते थे, उनसे क्रोध दिखाते थे जब भी कोई लोग वैसा दिख जाता था, और उनके घरों को मार्क कर दिया गया था, यानी यहूदियों के घरों को। और जो भी उनके आस पड़ोस में कोई भी सस्पिशियस दिखता था, यानी कि कोई भी ऐसा इंसान दिखता था जिस पर कि उनको संदेह हो, शक हो, तो उनके खिलाफ वो लोग रिपोर्ट कर देते थे। और जिन्युअली अगर विश्वास किया जाए तो नाजीज्म जो था, मतलब लोगों के अंदर ऐसा विश्वास डाल दिया गया था कि नाजीज्म जो है वही लोगों को संपन्न कर सकता है और लोगों के वेलबींग के लिए वो काम कर रहा है, उसके लिए वो सुधार रहा है। लेकिन सभी जर्मन जो थे वो नाजी नहीं थे। बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन थे वो एक्टिव रेजिस्टेंट थे, उसका विरोध करने वाले, मतलब नाजी का वो विरोध करते थे, और जिसके कारण पुलिस का वो लोगों को सामना करना पड़ता था और अंततः उनको मृत्यु हासिल हो जाती थी। बहुत सारे जो मेजॉरिटी जर्मन के थे जो कि पैसिव ऑन लुकर थे, मतलब चुपचाप वो देखते रहते थे, केवल गवाह बनते रहते थे और कुछ बोलते नहीं थे। वो डरे हुए थे कि अगर वो ऐसा करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, तो उन्हें भी मार दिया जाएगा, और वो बस देखते रहते थे और कुछ करते नहीं थे। इन्हीं में से एक इंसान थे पैस्टोर नीमोयलर, जो कि रेसिस्टेंस फाइटर थे, यानी विद्रोह करने वाले वो लोग थे जो नाजी का विद्रोह करते थे। और वो क्या करते थे कि ऑब्जर्व, मतलब उन्होंने देखा कि किस तरीके से लोग, बहुत सारे लोग जो हैं वो विद्रोह नहीं कर रहे हैं, बस वो शांत हैं, और उनमें बहुत सारे जो साधारण जर्मन लोग थे वो भी थे जिन्होंने बहुत सारा ब्रूचुअल, मतलब उनका जो क्रूरतापूर्वक जो व्यवहार था उसको सहा था। उनके खिलाफ बहुत सारे क्राइम्स हुए थे, बहुत सारे अपराध हुए थे नाजी एम्पायर में। तो इसी कारण जो पैस्टोर नीलोमर थे उन्होंने अपने लोगों के साइलेंस को लिखा, अपने कुछ शब्दों में व्यक्त किया। तो क्या था, तो सबसे पहले उन्होंने लिखा कि सबसे पहले वो आए और उनसे कौन अफेक्ट हुए, तो कम्युनिस्ट। तो हम लोगों ने कहा कि हम तो कम्युनिस्ट नहीं हैं, इसलिए हमने कुछ नहीं किया। उसके बाद वो आए और सोशल डेमोक्रेट्स के साथ आए, तो हमने कहा कि हम सोशल डेमोक्रेट्स नहीं हैं, तब भी हमने कुछ नहीं किया। उसके बाद वो आए और जो ट्रेड यूनियंस थे, यानी व्यापार का जो यूनियंस थे, उनके साथ किया, तो हम लोगों ने कहा कि हम तो ट्रेड यूनियनिस्ट हैं ही नहीं, तो हम क्यों आगे आए। उसके बाद वो लोग यहूदियों के खिलाफ कार्य करने लगे, तब हम लोगों ने कहा कि हम तो यहूदी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा कुछ किया, और तब वो हम पर आ गए, मतलब हमारे ऊपर वो क्रूरतापूर्वक व्यवहार करने लगे। तब हमारे साथ खड़ा होने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि हम किसी के साथ खड़े नहीं हुए, और आज हम सताए जा रहे हैं। तो क्या था, यानी कि जो यहूदी थे वो नाजी जर्मनी को किस तरीके से महसूस करते थे, क्या उनका जो सोचना था, उनका जो कहानी था वो अलग अलग था। तो चार्लोटी बेरडर्ट ने क्या किया कि सीक्रेटली, यानी कि रहस्यपूर्वक लोगों का जो सपना था उसको किसी तरीके से रिकॉर्ड की उन्होंने अपने डायरी में, और बाद में उन्होंने पब्लिश किया था एक बुक के बारे में जो कि परेशान कर देने वाला किताब था, जिसका नाम था थर्ड रेच ऑफ ड्रीम्स। उन्होंने इस किताब में डिस्क्राइब किया कि किस तरीके से यहूदी जो हैं वो खुद भी विश्वास करने लगे हैं कि सच में नाजी के वो रूढ़िवादी हैं। उनका जो सपना वो लोग देखते थे उसमें भी उनको उस तरीके का दिखता था जैसा कि फिल्मों में उनको दिखाया जाता था, यानी लंबे लंबे हुक जैसे नाक, काले बाल और काले आँख। और ज्यूइश जो थे वो अपने आप को उसी तरीके का देखने लगे थे, मतलब उनके दिमाग में भी अपना उसी तरीके का इमेज बनने लगा था जैसा कि फिल्मों में दिखाया जा रहा था। और स्टीरियोटाइपिकल इमेज, यानी रूढ़िवादी जो उनका
छाया था वो पब्लिकली, मतलब नाजी जो थे वो पब्लिसाइज कर दिया, सभी लोगों को प्रचार प्रसार कर दिया, जिसके कारण जो भी यहूदी थे वो बिल्कुल डर गए थे और उनके साथ समस्या थी कि वो कभी कभी इसी तरीके का सपना भी देखने लगे थे, मतलब बिल्कुल डरे डरे रहते थे। बहुत सारे यहूदी जो थे वो गैस चैम्बर में जाने से पहले ही बहुत सारी मौतें मरते थे इसी डर के कारण। अब हम लोग देखते हैं कि नॉलेज अबाउट होलोकॉस्ट, यानी कि यहाँ जो विध्वंस हुआ था उसके बारे में जानकारी लोगों तक कैसे पहुंची, यानी कि संसार के बाकी लोगों तक ये जानकारी कैसे पहुंची। तो नाजी का प्रैक्टिस, मतलब वो लोग क्या क्या कार्य करते थे, वो धीरे धीरे रिसाव करके जर्मनी से बाहर आया, वो भी तब जब उसके शासन का अंत होने वाला था। लेकिन ये तब हुआ जब युद्ध समाप्त हुआ और जर्मनी हार गया था इस विश्व युद्ध में, और लोगों को ये पता चला, ये रियलाइज हुआ कि उसका आतंक किस तरीके से फैला हुआ था यहाँ पे और यहाँ क्या क्या होता था। जबकि जर्मन जो थे वो क्या कर रहे थे कि प्री ऑक्युपाइड कर रहे थे, अपने खुद में वो लड़ रहे थे और वो हार गए थे, एक तरीके से हारा हुआ राष्ट्र बन गए थे और अपने मलबे से किसी तरीके से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। और जो यहूदी थे बस इस चीज़ को चाहते थे कि किसी तरीके से अपने या अत्याचार और जो इस तरीके से वो सफ़र किए हैं उसको सभी लोगों को दिखाया जाए और किस तरीके से उनके खिलाफ नाजी का किलिंग ऑपरेशन चला था वो संसार के सभी भाग में दिखाया जाए, और इसी को कहा जाता है होलोकॉस्ट, यानी कि विध्वंस। और जब ये हाइट पे पहुंचा तो जो घेटो, मतलब वहाँ जो रहने वाले चार दीवारी, जो ऊंचे ऊंचे चार दीवारी के बस्ती में रहने वाले जो लोग थे, वो दूसरे लोग से कहते हैं कि यदि मुझे केवल आधे घंटे के लिए भी इस युद्ध में शामिल होने का मौका मिल जाए तो मैं इस संसार को बताना चाहूँगा कि नाजी के जर्मनी में क्या क्या होता था। और वो करना क्या चाहते थे कि अपने भावनाओं को, जो वो बहुत सारे लोग जो क्या थे कि गवाह बने थे, उसको बहुत सारे प्रिजर्व डॉक्यूमेंट्स के तौर पे रख लिए थे, जो कि बहुत सारे घेटोज में देखा जा सकता है। कैंप के जो निवासी थे उन लोगों में जिन्होंने डायरीज लिखी थी, नोटबुक में अपना जो भी कहानी था वो लिख करके रखा था और उन्होंने एक आर्काइव का निर्माण किया था। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो युद्ध था वो हार गया था, नाजी का जो लीडरशिप था वो डिस्ट्रीब्यूट, मतलब जैसे ही उन्हें नाजी को लगा कि हम युद्ध हारने वाले हैं तो नाजी के जो लीडरशिप थे, जो नेता थे, उन्होंने जितने भी उनके फंक्शनरीज थे यानी ऑफिसेस थी, सब पर पेट्रोल डालकर जितने भी कागजात थे सबको जला दिया ताकि लोगों को न पता चले कि वो लोग कैसा कैसा क्रूरतापूर्वक व्यवहार लोगों के साथ करते हैं। लेकिन फिर भी जो इतिहास है वो उस विध्वंस, जो लोगों का विध्वंस हुआ, जीवन का विध्वंस हुआ, उसको याद रखे हुए अपने याददाश्त में, कहानियों में, डॉक्यूमेंट्रीज, कविता और मेमोरियल और म्यूजियम के माध्यम से, बहुत सारे म्यूजियम में उन सारी चीज़ों को रखा गया है संसार के अलग अलग भागों में। और ये जो है उन लोगों के लिए ट्रिब्यूट है, उन लोगों के लिए सम्मान है जो कि इसका विरोध किए, और जो लोग इसमें मतलब मर गए उनके लिए लोग जो थे वो लज्जित हुए। और वार्निंग है उन लोगों के लिए जो कि चुपचाप इन सब चीज़ों को देखते रहें, उनके लिए ये जो कहानी है वो एक तरीके से वार्निंग है। तो यहाँ जो चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर था वो समाप्त होता है। धन्यवाद।